डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हमने एल्गोरिदम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 6 तक एल्गोरिदम्स समझे थे, जिसमें हमने मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड किया था। इसके अलावा हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया था और उसके साथ हमने ग्रेड कैलकुलेशन के लिए एक एल्गोरिदम राइट किया था, समझा था बुक में जो हमारे पास गिवन है। इसके अलावा आप कुछ डिफरेंट अननोन प्रॉब्लम्स ऐसे भी होंगे जो बुक में नहीं गिवन है, उनके लिए भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हम फिलहाल किताब बुक के जो है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अब मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमें ऑड नंबर्स यानी जो भी हमारी प्रॉब्लम है, हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व करनी है। तो ऑड नंबर्स की हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए। ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। आई होप सो कि मैथमेटिक्स में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको ये चीज़ याद होगी। अब इसमें देखते हैं, इसमें हम देखेंगे आप कि प्रॉब्लम में इनपुट हमारे पास क्या रिटर्न है, दिस प्रॉब्लम हैज़ नो इनपुट। इनपुट बेसिकली हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके ऊपर हमने प्रोसेसिंग करनी है। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि ऑड नंबर्स जो हैं वो हमने प्रिंट करवाने हैं 1 से 100 के दरमियान, और आउटपुट हमें क्या चाहिए, 1 से 100 के दरमियान ऑड नंबर्स, जिनमें से हम स्टार्ट और प्रोसेसिंग क्या होगी, इनिशियलाइज करेंगे हम एक वेरिएबल को 1 से और इसे प्रिंट करते रहेंगे जब तक कि हमारा लास्ट नंबर 99 प्रिंट नहीं हो जाता। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, एल्गोरिदम को देखते हैं। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास स्टार्ट, और इनिशियलाइज किया हमने एक वेरिएबल जिसका नाम है के। इसको हमने 1 से इनिशियलाइज किया और इसको हमने आउटपुट कर दिया। अब ये एल्गोरिदम लास्ट एल्गोरिदम से थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे पहले जितने एल्गोरिदम्स हमने किए हैं, समझे हैं, उसमें हम पूरी कैलकुलेशन करते थे और आखिर में एक आउटपुट प्रोवाइड करते थे। लेकिन इस एल्गोरिदम में ऐसा नहीं है, इसमें हम साथ साथ आउटपुट भी प्रोवाइड करते रहेंगे। अब देखिए, के की वैल्यू आपके पास अगर 1 है तो हमने 1 की वैल्यू जो है वो प्रिंट करती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट के बाई 2। के की वैल्यू 1 थी, इसमें हमने 2 का इंक्रीमेंट किया तो हमारे पास 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3 आ गया। तो नेक्स्ट हमने जो के की वैल्यू प्रिंट की वो है हमारे पास 3। उसके बाद देखते हैं, चेक इफ द वैल्यू ऑफ के इज लेस देन 100। यहाँ पर आप स्टेप नंबर 4 पे चेक करना है कि के की वैल्यू लेस देन 100 है। नो, के की वैल्यू तो अभी हमारे पास सिर्फ 3 है, तो इट मीन्स कि अभी हमें अपनी नेक्स्ट हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते। यहाँ देखना पड़ेगा, इफ के इज लेस देन 100 देन गो टू स्टेप 2, अदरवाइज गो टू स्टेप 5। तो स्टेप 5 पे भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारी पहली कंडीशन जो है के इज़ लेस देन 100, यही कंडीशन हमारी अभी तक ट्रू है। तो इस वजह से हम दोबारा से स्टेप 2 पे जाएंगे और के को आउटपुट कर देंगे। हमने 3 राइट कर दिया। यहाँ से हम दोबारा आएंगे, इंक्रीमेंट के बाई 2। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम के का इंक्रीमेंट अगेन 2 से करते हैं। पहले हमने जो है वो 1 प्रिंट किया था, उसके बाद हमने 3 प्रिंट किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने के की वैल्यू जो है वो अब हमारे पास 3 + 2 आ गई, तो ये हमारे पास 5 आ गई। और यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद हमने चेक किया कि 5 इज़ लेस देन 100। हम दोबारा स्टेप 2 पर चले गए, 5 को हमने प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट आए इंक्रीमेंट के बाई 2। अगेन हमने इसमें 5 में 2 का इंक्रीमेंट कर दिया, हमारे पास आंसर 7 आ गया। और वो 7 जाके हमने स्टेप नंबर 2 पे हमने यहाँ कंडीशन चेक की कि 7 इज़ लेस देन 100। और हम दोबारा से, हमारी चूँकि कंडीशन जब तक ये ट्रू रहेगी तो हम बार बार स्टेप 2 पे जाएंगे और इसको नंबर को प्रिंट करते जाएंगे। आउटपुट का मतलब है कि हम इसे अपने पास स्क्रीन पे डिस्प्ले करते जाएंगे। जब ये नंबर हमारा जो है वो 100 से इंक्रीज़ करेगा तो उस वक्त हम इसको स्टॉप कर देंगे। फिर हमारी जो एल्स अदरवाइज कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी और हम स्टेप 5 पे मूव करेंगे। और स्टेप 5 क्या है कि हमने इसको स्टॉप कर देना है। अब देखते हैं, ये इस तरह ये पूरी आउटपुट तो हम यहाँ पर राइट नहीं कर सकते, लिखते लिखते लेट्स से कि हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं लेट्स से के 97 पे। तो 97 पे जब हम पहुँचे हैं तो हमने अगेन उसमें 2 का इंक्रीमेंट किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 99 आ गया।
99 में हमारे पास क्या आ रहा है कि 99 इज़ लेस देन 100। अभी भी हमारी कंडीशन ट्रू है। अभी भी हम स्टेप नंबर 2 पर जाएंगे और यहाँ पर हम 99 राइट कर देंगे। यहाँ पर आके दोबारा फिर स्टेप 3 पे आएंगे और इंक्रीमेंट करेंगे इसमें 2 का, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 101। जब ये वैल्यू आएगी तो हम चेक करेंगे, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ के इज़ लेस देन 100। यहाँ पर आगे हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देन वी विल मूव टू स्टेप नंबर 5। एंड स्टेप नंबर 5 क्या है कि हमने इस एल्गोरिथम को यहाँ पे स्टॉप कर देना है। तो इस तरह 1 से लेकर 99 तक हमारे पास नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अब इससे रिलेटेड आपकी होम असाइनमेंट क्या है कि आपने इसको आप उसको नोट कर लें कि प्रिंट इवन नंबर्स आपने प्रिंट करने हैं, और वो इवन नंबर्स की रेंज जो है वो आपके पास है 2 से लेकर 56 तक। मैं आपको डेलिबरेटली ऑड वैल्यूज़ दे रही हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यूज़ दे रही हूँ, ताकि आपको ये दोनों रेंज जो है लिमिट सेट करनी आ जाए। 2 से 56 के दरमियान आपने इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। इसके लिए आपने एल्गोरिथम राइट करना है। प्रॉब्लम नंबर 9 को देखते हैं जी। प्रिंट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब लास्ट प्रॉब्लम में तो आपने क्लियरली देखा कि हमें पता था कि इवन नंबर ऑड नंबर क्या होते हैं, या जो मैंने आपको होम असाइनमेंट दी इवन नंबर्स की, वो भी आपको समझ में आ जाएगी आसानी से कि वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं। लेकिन नेक्स्ट जो नंबर आपके पास लिखे हुए हैं, ये ज़रा गौर से देखें तो इसका क्या सीक्वेंस बन रहा है। ये देखें 27 है, 24, 21, ये नज़र आ रहा है कि ये सब नंबर जो हैं वो 3 से डिविजिबल हैं। लेकिन उसके साथ अगर आप देखें तो ये 27 से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट नंबर, और ये डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। पहले तो हमने इंक्रीमेंट किया था ना, इंक्रीज़ करते गए थे। ये इसमें 333 का डिक्रीमेंट हो रहा है। अब ये सीक्वेंस प्रिंट करने के लिए भी आपके पास एक से ज़्यादा मेथड्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब नंबर डिविजिबल हैं बाय 3, और पहला नंबर है 27 और लास्ट नंबर है -6। तो आप इसके अंदर इस तरह से भी एल्गोरिथम राइट कर सकते हैं कि आप जो वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं उसको आप 3 से डिवाइड करके देखें, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप उस नंबर को प्रिंट कर लें। लेकिन फ़िलहाल हम इसको उसी मेथड से देखेंगे जो बुक में गिवन है। जब आपको बुक वाला मेथड समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आप इसको ट्राई करेंगे इस मेथड से जो मैंने अभी आपको बताया है कि मुझे इस सीक्वेंस में जो लॉजिक या जो उसकी रीजनिंग समझ में आ रही है कि ये सीक्वेंस क्या है। जैसे आपके पास मैथमेटिकल रिडल्स होती हैं तो उनके अंदर आप कोई पैटर्न फॉलो करते हैं, कोई सीक्वेंस देखते हैं कि ये किस तरह से जनरेट हुए नंबर। तो इसके अंदर जो मुझे सीक्वेंस नज़र आया कि ये नंबर मैक्सिमम 27 है, मिनिमम -6 है, और ये ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 है। इसमें कोई ऐसा नंबर मुझे स्किप हुआ नज़र नहीं आ रहा जो 3 से डिविजिबल हो और इसमें रिटर्न ना हो। एनीवेज हम अपने इस तरह से सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसमें इनपुट क्या है, प्रोग्राम हैज़ नो इनपुट, जैसे लास्ट प्रोग्राम में था हमारे पास। इस प्रॉब्लम में कोई इनपुट नहीं है। इसी तरह इसका रिक्वायर्ड आउटपुट हमारे पास गिवन है कि ये जो आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस गिवन है ये आपने एज इट इज़ आउटपुट करना है, प्रिंट करवाना है। और प्रोसेसिंग क्या होगी, यहाँ पर आपकी थिंकिंग पैटर्न आ जाता है। लॉजिक क्या होती है किसी भी चीज़ को काम करने की, दैट इज़ बेसिकली हाउ यू थिंक। आपको मैंने शुरू में बताया था कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपके पास मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। तो ये कौन से तरीके से आप इसको सोचेंगे, किस तरह से आप अपना ये सोल्यूशन जो है वो उस आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो इसमें आप क्या आपने थिंकिंग पैटर्न क्या रखा है कि 27 से स्टार्ट करेंगे और आप उसको प्रिंट करते रहेंगे और उसमें 3 का डिक्रीमेंट करते रहेंगे। यानी डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, डिक्रीज करना। तो जैसे हम पहले वैल्यू 2 से इंक्रीज करते जा रहे थे, यानी उसमें 2 ऐड करते जा रहे थे, इस तरह इसमें हम 3 माइनस करते जाएंगे। एल्गोरिथम को देखते हैं। स्टेप नंबर 1 है स्टार्ट, और अब आपको काफ़ी हद तक प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी और अंदाज़ा हो गया कि सबसे पहले हम अपना वेरिएबल जो है वो कंसीडर करेंगे। जितनी हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं स्टेप, उसी तरह से उसी के मुताबिक हम नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स अपने पास एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर चूँकि एक ही वेरिएबल काफ़ी है जिसके अंदर हम एक वैल्यू को स्टोर करेंगे और फिर उसमें से माइनस करते जाएंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं है।
तो उस वेरिएबल का नाम हमने रख दिया के और उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 27 जो हमारी इनिशियल वैल्यू है, और हमने कहा k इज इक्वल टू 27। अब देखिए यहाँ आप 27 को चेंज नहीं कर सकते। इससे पहले जो एल्गोरिदम्स थे उस पर मैंने आपको बताया था कि ए बी सी डी की जो भी वैल्यूज़ आपने एज्यूम की हैं आप उसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इस एल्गोरिदम में स्पेसिफिकली आप के की वैल्यू को 27 ही एज्यूम करेंगे। इस फ़र्क को आप समझें, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। मैं आपको फर्दर कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम जितना आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ उतना आपको बताऊँ। अब देखिए पहला नंबर हमारे पास प्रिंट हुआ है, तो हम डेफिनेटली अब हम k की वैल्यू 27 प्रिंट करेंगे। और ये देखें स्टेप नंबर 2 में हमने कहा कि आउटपुट k। अब डिक्रीमेंट बाय 3 का मतलब क्या होता है, k की वैल्यू में से हमने 3 माइनस कर देना है। तो k इज इक्वल टू k माइनस 3 का मतलब ये है कि k की वैल्यू इनिशियल हमारे पास 27 थी, इसमें से हम माइनस 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास 24। तो 24 जो है नेक्स्ट वैल्यू देखिए आपके पास यहाँ 24 ही है। तो 24 के लिए अब हमें किसी और नए वैल्यू की ज़रूरत नहीं, किसी और वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। हम इसी वैल्यू को इसी में दोबारा स्टोर कर लेते हैं। अब k की जो लेटेस्ट वैल्यू है हमारे पास वो 24 आ जाएगी। हमने एज इट इज़ उसको रखा और हम उसमें वैल्यू जो है उसको हमने इसमें प्रिंट कर लिया। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट अब k इज इक्वल टू 24 को प्रिंट किया और उसके बाद दोबारा से अब देखना पड़ेगा कि हमारी लास्ट लिमिट क्या है, वो -6 है। उसको अब हम यहाँ पर चेक करेंगे। चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। तो अब ये हमारी लिमिट जो है वो हम उसको चेक करेंगे। अब हमें मालूम है कि अगर इस लिमिट से अभी हमारा नंबर जो है वो बड़ा है तो हम इसको प्रिंट करना जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। तो इसके लिए डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, गो टू स्टेप 2। तो यहाँ से हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे और हम ये 24 की वैल्यू आउटपुट करेंगे। उसके बाद दोबारा डिक्रीमेंट करेंगे बाय 3, और अब डिक्रीमेंट करके हमारे पास 24 माइनस 3 आंसर आ जाएगा 21। और इस 21 को अगेन हमने k में स्टोर कर लिया और ये k की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी। इसी तरह से हमारे पास k इज़ इक्वल टू 21 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 18 हो जाएगा। और ये इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे और चेक करेंगे जब तक -6 नहीं आ जाएगा। जब -6 आ जाएगा उस वक्त हम क्या करेंगे, लेट्स से कि अब हमारे पास जो है वो वैल्यू k की वैल्यू -6 आ चुकी है। k की वैल्यू हमारे पास है -6। हम यहाँ पर आए, हमने ये देखा स्टेप नंबर 4 पे हम पहुँचे थे यहाँ से स्टेप नंबर 2 से, और चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। तो अब हमारी ये कंडीशन जो है यहाँ पर ये अभी भी ट्रू है, k इज़ इक्वल टू -6। यहाँ पर आपको ये देखें ये ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों साइन जो है वो गिवन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी अगेन हमने स्टेप 2 पर ही मूव करना है। स्टेप 2 पर मूव करेंगे तो -6 जो है वो प्रिंट होगा। उसके बाद हम दोबारा आएंगे और k की वैल्यू में अभी भी डिक्रीमेंट करेंगे। शायद ये स्टेप आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे। तो -6 -3 अगेन हमने इसमें डिक्रीमेंट करेंगे तो ये -9 हो जाएगा। अब हम इसको चेक करेंगे, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। तो अब हमारे पास चूँकि -9 आ चुकी है, नेगेटिव वैल्यू है, -6 जो है वो -9 जो है वो -6 से ग्रेटर नहीं है। अब हमारी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है और हम स्टेप नंबर 5 पे जाएंगे और स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह जो है हमारे पास ये पूरी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप यहाँ पर इक्वल टू की कंडीशन नहीं लगाते, -6 सिर्फ कहते हैं k इज़ ग्रेटर देन -6, तो आपका ये लास्ट वैल्यू बिल्कुल भी प्रिंट नहीं होगी। तो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग वैल्यूज़, इस तरह की जो सीक्वेंसेस होंगे उसमें आपने स्टार्टिंग वैल्यूज़ और एंडिंग वैल्यूज़ का ख्याल रखना है। वो आपके ज़रा से ये इक्वल टू साइन के साथ आपका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100। मैंने आपको जो असाइनमेंट दी थी, होम असाइनमेंट, कि आपने इवन नंबर्स जो हैं वो प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पर देखें कि हमने नंबर प्रिंट भी करने हैं और सम भी करने हैं। तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है।
इन दिस प्रॉब्लम हैज़ नो इनपुट। सेम हमारे पास यही चीज़ है, रिक्वायर्ड द सम ऑफ इवन नंबर्स। हमने 2 से लेकर 100 तक जो है वो इवन नंबर्स को सम करना है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है सम ऑफ नंबर्स अप टू 100, लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी हुई। लेकिन बेटर है कि अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू भी दें, आप इसे कहें रिक्वायर्ड आउटपुट है, आउटपुट क्या है, सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 100 या फ्रॉम 2 to 100। ये पूरी की पूरी अगर आप यहाँ पर रेंज दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। उसके बाद क्या करना है, प्रोसेसिंग क्या है कि जितने भी इवन नंबर आपके आते जा रहे हैं उनको आपने ऐड करते जाना है, सम करते जाना है। तो देखते हैं जी, स्टेप नंबर 1 है हमारे पास स्टार्ट, और हमने इनिशियलाइज कर लिया है जो हमें वेरिएबल चाहिए या जो जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे वो सम है, और उसको हमने 0 से इनिशिएट कर लिया है। हमने इनिशियली इसमें 0 इसलिए रखा है कि अगर हम इसमें 0 नहीं रखेंगे, कोई और वैल्यू होगी तो वो भी खुद ब खुद इसमें ऐड हो जाएगी। ये प्रोग्रामिंग में जाके आपको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि जब हम किसी चीज़ में बार बार सम करना होता है तो हम उसको 0 से इनिशियलाइज करवा लेते हैं, बिकॉज 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी नंबर के में ऐड कर लिया जाए तो उस नंबर की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर आपने किसी वेरिएबल में किसी जगह पर आपने प्रोडक्ट जो है स्टोर करवाना हो तो आप उसमें 1 स्टोर कर लेते हैं पहले से, बिकॉज 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो हमने यहाँ एडिशन परफॉर्म करना है, तो इसलिए हमने सम में 0 स्टोर कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं ऐड के साथ हमें एक वेरिएबल चाहिए जो कि हमारा बेसिकली जिसके अंदर हम अपने इवन नंबर्स रखेंगे। यहाँ पर हम के में वो इवन नंबर्स अपने पास स्टोर कर रहे हैं। सम इज इक्वल टू सम प्लस के। यहाँ पर हमारे पास है सम इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 2। दो वेरिएबल्स हमारे पास आ गए हैं, सम इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 2। ऐड करना है k को सम में। k की वैल्यू क्या है 2, तो सम के अंदर हमारे पास क्या आ गया 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। फिर हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे बाई 2। इंक्रीमेंट हम किसको कर रहे हैं, k को कर रहे हैं, तो k में हम 2 और ऐड करेंगे तो k की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास जो इवन नंबर है वो 4 है, तो अब हम इसी k को दोबारा से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा, जब हम कोई चीज़ एडिशन इंक्रीमेंट वगैरह करते हैं तो हमें चेक करना पड़ता है कि ये हमारी लास्ट लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर रहा। चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ के इज़ लेस देन और इक्वल टू 100। तो यहाँ आके हम अपना जो एंडिंग पॉइंट होता है, लास्ट जो वैल्यू होती है उसको वेरीफाई करते हैं, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि अगर वो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही होती है तो फिर हम दोबारा से उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं, अदरवाइज हम उसको स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा इफ़ के इज़ लेस देन 100 देन गो टू स्टेप 2। तो क्योंकि हमने 100 तक के नंबर्स को ही ऐड करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप नंबर 4 से दोबारा हम स्टेप नंबर 2 पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अगेन सम में वैल्यू ऐड कर देनी है। सम में हमारे पास क्या वैल्यू थी 4, तो अब 2 के अंदर हमने 4 ऐड कर देना है, तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6। इसी तरह से हमने के में अगेन इंक्रीमेंट करना है। के में इंक्रीमेंट करने 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू के की 8 आ जाएगी। हम 8 को चेक करेंगे, 8 इज़ लेस देन 100। हम दोबारा जाएंगे और सम के अंदर 8 को भी ऐड कर देंगे, तो 8 प्लस 6 हमारे पास 14 आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास ये सीक्वेंस प्रिंट होता जाएगा, और अगर ऊपर देखें तो आपके पास यही वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड होकर, और हम देखते हैं कि अगर इंक्रीमेंट करते करते जब हमारी के की वैल्यू 100 से एक्सीड कर जाएगी, कब एक्सीड करेगी, लास्ट वैल्यू जो हमारे पास ऐड होगी वो के इज़ इक्वल टू 100 होगी, और जब हम उस 100 के अंदर 2 का इंक्रीमेंट करेंगे इस स्टेप पे आके तो ये हो जाएगी 102, और जब k की वैल्यू 102 हो जाएगी तो ये वाली कंडीशन हमारी उस वक्त ट्रू नहीं रहेगी। देन वी विल मूव टू स्टेप नंबर 5, और स्टेप 5 में क्या है कि सम में जो भी हमारे पास आंसर है उसको हम
आउटपुट प्रिंट कर देंगे, शो कर देंगे स्क्रीन पर, या अपने पास लिख के दिखा देंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास सक्सेसिव सम आ जाएगा। इसको सक्सेसिव सम कहते हैं। के साथ साथ हम वैल्यूज़ को ऐड करते जा रहे हैं, इंक्रीमेंट भी करते जा रहे हैं और ऐड भी करते जा रहे हैं। तो इस तरह ये आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा, उसका एल्गोरिदम भी हमने इसको समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है? प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ ए गिवन नंबर। वेरी पॉपुलर प्रोग्राम जो कि अक्सर आपको आ सकता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में खास तौर पे आ जाता है और इसके अलावा एग्जाम्स में भी आता है, थियोरेटिकल एग्जाम्स में भी आता है। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से समझ लें। इनपुट क्या है इसमें? नंबर हुज टेबल इज़ रिक्वायर्ड। देखिए कोई भी नंबर जो है वो आप एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो भी नंबर होगा उसके लिए टेबल प्रिंट होना चाहिए, तो बेटर है कि आप उसको किसी भी वेरिएबल में रख लेंगे। आउटपुट क्या है? आपने उस गिवन नंबर का टेबल प्रिंट करना है। इनिशियलाइज अ वेरिएबल टू 1। प्रोसेसिंग इसमें क्या हो रही है कि इस नंबर को हमने एज्यूम किया कि 1 से लेकर 12 तक हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 से 10 तक भी हो सकता है। ये आपके पास वो वैल्यू है जो आप आज तक अपने पास टेबल में अगर लिखते आए हैं तो 1 से 10 तक लिखते हैं, 1 से 12 तक भी बाज़ जगह पर लिखा होता है, या आपका इनिशियल वैल्यू 6 भी हो सकती है। एनीथिंग, अगर आपको कोई बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो आप 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कर सकते हैं, 1 से 10 तक का टेबल में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इनिशियलाइज करेंगे हम किसी एक वेरिएबल को 1 से, और उसके बाद जो भी गिवन नंबर है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर ये प्रोसेस हम कब तक कंटिन्यू करेंगे कि जो भी आपने नंबर 1 एज्यूम किया था उसको फिर 2 कर देंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर है प्रोडक्ट है उसको राइट कर देंगे, फिर उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू वो है जिसको एक वैल्यू हमें चाहिए। आपने आज तक देखा होगा जैसे हमारे पास 2 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 2, आपके पास ये टेबल का पैटर्न होता है। सपोज़ कि मैं 2 का टेबल आपके सामने राइट करती हूँ, तो आपको इसके अंदर आप देखें कि जैसे 2 2 सा 4, 2 3 सा 6 एंड 2 4 सा 8। मैं इतना ही यहाँ पर स्क्रीन पर राइट करती हूँ। इसमें आप देखिए कि जो पहला नंबर है वेरिएबल है वो आपका सेम रह रहा है, और दूसरी वैल्यू जो है वो आपकी चेंज हो रही है और उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो आपने ये वाली एज्यूम कर ली, इसमें 1 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ये जो पहली वैल्यू है इसको आप n एज्यूम कर लें, और ये जो लास्ट वैल्यू है इसको आप p एज्यूम कर लें। अब इन वेरिएबल नेम या इन वैल्यूज़ को आप कह लें कि इन वेरिएबल्स को, क्योंकि मैथ्स में अपने वेरिएबल्स तो पढ़े हुए हैं, जैसे एक्स और वाई वेरिएबल्स होते हैं उनकी कोई वैल्यूज़ होती हैं, तो यहाँ पर एन, के और पी हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए। हमने कहा स्टेप 1 है स्टार्ट, लेट द नंबर एन बी 7। तो इसमें हमने कहा कि नंबर 7 हमने कोई एज्यूम कर लिया। यहाँ पर आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। इनिशियलाइज किया आपने स्टेप 2 में, के की वैल्यू 1 से, ये वाली वैल्यू है। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आ रही है? p इज इक्वल टू एन इंटू के। तो देखिए ये p की वैल्यू कहाँ से आ रही है? n और k को मल्टीप्लाई करके, n इंटू के, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो वो p में स्टोर हो रहा है। अब डेफिनेटली हमें इस p को प्रिंट करना है, तो हमने स्टेप 4 में कहा कि आउटपुट कर दें n, k और p। तीनों वैल्यूज़, ये n, k और p तीनों वैल्यूज़ आपकी प्रिंट हो गई। उसमें आप जब आप प्रोग्राम राइट करते हैं तो फिर आप थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का भी ख्याल करते हैं, फिर आप मल्टीप्लिकेशन सिंबल भी प्रिंट करते हैं, इक्वल टू सिंबल भी प्रिंट करते हैं, लेकिन एल्गोरिदम में आपको इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। स्टेप 5 में आएंगे, हम देखेंगे अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने k में इंक्रीमेंट करना है। तो हमने कहा k इज इक्वल टू k+1, यानी k की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 हो गई। स्टेप 6 में फिर हमें चेक करना है कि क्या हम अपनी लिमिट क्रॉस तो नहीं कर रहे, जो हमें बुक में इसमें कंडीशन दी हुई है 12 की, तो क्या ये 12 तक तो नहीं पहुंच गया। तो ये हमें बिल्कुल स्टेप 1 से ही इसकी लिमिट जो है वो चेक करना पड़ती है। चेक द वैल्यू ऑफ k इफ़ k इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, देन गो टू स्टेप 3। तो ये अभी 12 से लेस है, इट मीन्स कि हम स्टेप नंबर 3 पर मूव करेंगे, जहाँ पे अब देखिए स्टेप 2 पे नहीं, यहाँ से अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर हम स्टेप 2 पे क्यों नहीं मूव हुए, क्योंकि अगर आप स्टेप 2 पे मूव होंगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक ये हो जाएगी कि आपका की वैल्यू जो है वो हर दफ़ा 1 से ही मल्टीप्लाई होती रहेगी। तो ऐसा नहीं करना।
तो ये स्टेप आपने बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ कर डिसाइड यहाँ पर लिखना है कि अब कौन से स्टेप पे जाना चाहिए। दूसरा स्टेप यही है कि प्रोडक्ट फाइंड करें, यानी अभी हमारा जो नंबर था वो k की वैल्यू 2 हुई थी, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट फाइंड करें, अगले स्टेप में आके आउटपुट कर दें और फिर k में इंक्रीमेंट कर दें। अब जब इंक्रीमेंट करेंगे तो k की वैल्यू 3 हो चुकी होगी, 3 इज़ लेस देन 12। तो फिर दोबारा जो है वो स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे, प्रोडक्ट प्रिंट करेंगे। अब जब हमारे पास यहाँ k की वैल्यू जो है वो 12 आ चुकी होगी, तो हम क्या करेंगे, 12 के बाद भी हम इसको अभी हमारे ये लूप कंटिन्यू रहेगा। इफ़ के इज़ लेस देन 12 और इक्वल टू 12 तो भी क्या होगा, फाइंड करेंगे हम, यहाँ पर स्टेप 3 पे मूव करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट हम ये इसका प्रिंट करेंगे, लास्ट वैल्यू जो हमारे पास प्रिंट होगी 2 इंटू 12 आएगी। सॉरी, जो भी आपने नंबर गिवन होगा, लेट्स से कि हम 2 कोई कंसीडर कर रहे हैं, तो लास्ट वैल्यू आपके पास ये प्रोडक्ट्स होंगे, ये यहाँ पर स्टेप नंबर 4 के ज़रिए प्रिंट हो रहे हैं। और अब k में इंक्रीमेंट होगा तो k की वैल्यू जो है वो अब हमारे पास 13 हो जाएगी। जब k की वैल्यू 13 होगी तो उस वक्त हम देखेंगे, अब हम यहाँ चेक करेंगे, चेक द वैल्यू ऑफ k, k इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है, तो हम स्टेप 7 पे मूव करेंगे, जो कि हमारे पास जहाँ पे एल्गोरिदम हमारा स्टॉप हो रहा है। तो इस तरह ये हमारे पास टेबल राइट करने का मेथड है। इसमें आपको क्वेश्चन के मुताबिक जो भी यहाँ पर जिस नंबर का टेबल अगर गिवन हो या जहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट हो, जो एंडिंग पॉइंट हो, उसके मुताबिक आप यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज करेंगे और किसी भी नंबर का टेबल जो है वो आप प्रिंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12, कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये आप क्लास 8 में करके आ चुके हैं। इसमें देखें, टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट में गिवन है और आपने आउटपुट क्या करनी है, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और आपको फार्मूला आना चाहिए कन्वर्जन का। फार्मूला आपको यहाँ पर गिवन है। स्टेप नंबर 1 है, आप स्टार्ट करेंगे, लेट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बी 100। अब ये 100 की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये वेरिएबल है कि आपने फ़ारेनहाइट में f की कुछ वैल्यू थी, वो आपने अपने पास इनपुट के तौर पे ले ली। अब इस f के ऊपर ही हम सारी प्रोसेसिंग करेंगे। स्टेप 2 में आपके पास कैलकुलेशन आ गई। कैलकुलेशन क्या है कि f की जो भी वैल्यू है उसमें से आपने 32 माइनस करना है और उस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5/9 से, और इस तरह आपके पास जो आंसर आएगा वो वैल्यू आपकी सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आपके पास जो आंसर है वो C में आ गया, आपने उस C को आउटपुट कर देना है और देन आपका एल्गोरिदम यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। आई होप सो कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आपका इसमें एक और होम असाइनमेंट ये है कि आपने इसको रिवर्स करना है। अब आपने यहाँ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस है, तो आपकी होम असाइनमेंट्स है कि आपको अगर सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन है तो आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। नॉर्मल हमारे पास जो होता है 98.6 होता है और ये फ़ारेनहाइट में होता है, और आपके पास इसको अगर सेंटीग्रेड में आप देखेंगे तो 37 पॉइंट समथिंग आपके पास जो है वो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आता है। तो आपका असाइनमेंट क्या है कि अगर आप इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट जो है वो आपको शो करते। तो आपने इसका एल्गोरिदम राइट करना है और इसमें ये मिस्टेक आपने नहीं करनी कि यहाँ f की जगह आप c कर दें और यहाँ c की जगह f कर दें। ये इस तरह नहीं होगा, मैथमेटिकल कन्वर्जन होगी। आप इसके ऊपर कुछ अपने जो आपने मैथ्स में चीज़ें सीखी हैं कि अगर ये 5/9 है तो ये इक्वेशन ये जो आपके पास इक्वल साइन के इस तरफ जाके 9/5 हो जाएगा। ये -32 जो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। तो इस फार्मूला को आप कन्वर्ट करेंगे और उसके मुताबिक जो है वो आप इसका एल्गोरिदम राइट करके मुझे दिखाएंगे। तो यहाँ तक आई होप सो कि आपको ये सारे एल्गोरिदम्स काफ़ी हद तक राइट करने आ गए होंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करना सीखेंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ लें, या उसके अलावा जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट में हैं आप लोग मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।